हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी की क्लास में लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मतलब इन जनरल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो होता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर हमने बात किया है लास्ट वीडियो में। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? आपका माउथ से लेकर के एनस तक का, मतलब जहाँ से आप फूड इंजेस्ट करते हो और जहाँ से इजेस्ट होता है, उन दोनों के बीच में जो भी पाथवे है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम के साथ। तो देखते हैं। तो ये रहा एलिमेंट्री कैनाल। ड्रॉ कैसे करना है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो पहला आपका नोज़ ऐसा कंपोनेंट नहीं है, मेन कंपोनेंट है आपका ये माउथ, ठीक है, और उसका बकल कैविटी, ठीक है। माउथ तो ठीक है, जहाँ से आप खा रहे हो ये आपका इंजेक्शन पॉइंट हो गया माउथ। अब जब मुंह में आपका खाना चला गया तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बकल कैविटी में आपके पास होते हैं टीथ। टीथ क्या करते हैं कि आप जो खा रहे हो वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स पार्ट में है, बहुत भारी भरकम है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो हम मतलब अंदर डाल पाएंगे। क्योंकि देखो आपका मुंह तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, स्पेशियस है। आपका ये जो ईसोफेगस है ये तो पतला सा है, आपका इधर डिओडेनम तो और जा कर के पतला हो जाएगा। तो प्रॉपर ग्रिंड होना चाहिए, फूड एकदम छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ होना चाहिए, तब आपका अंदर जा पाएगा। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि जब आप अपने खाने को च्यू करते हो तो आपका खाना का सरफेस एरिया बढ़ता है। तो हमारे यहाँ हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन के लिए हमारा बॉडी यूज़ करता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मैंने बोला था बायो कैटलिस्ट। क्या कहते हैं इन बायो कैटलिस्ट को? हम प्यार से इनको हम कहते हैं प्यार से एंजाइम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं कि उन जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, जो स्टार्च फॉर्म है या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, उनको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है कि हमारा ब्लड, हमारा सेल्स उसको ले सके, ठीक है। तो बॉडी में अब्जॉर्ब करने लायक कौन बनाता है? डाइजेशन का पूरा प्रोसेस, और जिसमें एंजाइम्स का बहुत मेजर रोल होता है। तो जो भी आप खा रहे हो उस पर एंजाइम्स प्रॉपरली एक्ट कर पाए उसके लिए आपको उसका सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? च्यू करते हैं तो छोटा टुकड़ा में हो जाता है। तो वो टुकड़ा पे एंजाइम्स अच्छे से काम कर पाता है, उसको अच्छे से तोड़ पाता है। इसीलिए आप च्यूइंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और वो कौन करता है? हमारा टीथ। कहाँ करता है? यही बकल कैविटी में, ठीक है। इसके साथ बकल कैविटी में कुछ और भी होता है। क्या होता है? यहाँ पर जो सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, इधर सैलिवरी ग्लैंड है, वो सैलिवरी ग्लैंड से कुछ पानी जैसा कुछ निकलता है। क्या कहते हैं उसको हम लोग प्यार से कहते हैं सलाइवा। सलाइवा आप सुने होंगे। सलाइवा जो होता है वो इस खाने पे कोट हो जाता है। इस कोट होने से क्या होता है कि वो जो खाना हो गया वो स्मूथ हो गया। पहले तो वो हार्ड था ना, बाहर में तो हार्ड था। अब जब आप इसको च्यू कर लेते हो, जब इसमें पानी आपको मतलब सलाइवा मिल जाता है, तब जा कर के ये स्मूथ हो जाता है। इतना स्मूथ हो पाता है कि आपका यहाँ से क्रॉस कर सके, ठीक है। दूसरा चीज़ कि सलाइवा जो है, सलाइवा में भी आपका कुछ एंजाइम्स है और वो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका काम, कहाँ? बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी से फूड अंदर जाता है फूड पाइप में, ईसोफेगस में, ठीक है। और ईसोफेगस आपका पतला सा है, मतलब कैसा, कितना, इसमें तो आपको बहुत मोटा सा दिख रहा है, इतना मोटा नहीं होता है, ठीक है, इतू सा है। और आपका खाना का कम से कम इतना बड़ा है। तो ये कैसे जाता है? ये क्या करता है, ये जो पूरा ईसोफेगस है ये पूरा मसल का बना हुआ है। तो जैसे खाना यहाँ आया तो अपना मसल को इधर वाले को फैला देता है, इधर वाले को पिचका लेता है, इस तरह से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अब खाने को आगे बढ़ना है तो इसको इधर से पिचका लेगा और इधर से फैला लेगा, ठीक है, इधर से और फैला लेगा, इस तरह से। तो इस तरह का जो मूवमेंट है, इस तरह से ऐसा जिगजैग सा दिखेगा। अगर कंटिन्यूअस खाना निगल रहे हो आप तो इस तरह से जिगजैग सा
इस टाइप से बनेगा। ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा कंटिन्यूअस नहीं होता है, इस तरह से आपको दिख सकता है। तो ये जो होता है ईसोफेगस जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आपका ईसोफेगस का मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से खाना आपका अंदर जाता है, कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला जो ये प्रोसेस है, जो ये तरीका है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। और इसी तरीके से आपके एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसी तरह से आपका खाना मूव करता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग फूड पाइप तक ही पहुँचे। फूड पाइप तक आपका खाना पहुँच गया, खाना पहुँचेगा, उसके बाद अंदर जाके गिरेगा कहाँ, स्टमक में। स्टमक में काफ़ी देर तक रहता है वहाँ पर खाना। और स्टमक कैसा है ना, वो थोड़ा सा वो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आराम से अपना कर सकता है। तो वो भी क्या करता है, जैसे हमारा दांत ऐसे करके उसको खाना को च्यू करता है, स्टमक जो आपका है वो पूरा ऐंठ फैंट करके उसको, जिस चक्की में आटा कैसे पीसता है वैसे ही स्टमक अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से इसको खाना को यहाँ पर ग्राइंड करता है। तो और छोटे छोटे पीसेस में, प्रॉपर फाइन पीसेस में हो जाता है आपका स्टमक में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना चबाना बंद कर दोगे, क्योंकि खाना अगर आप नहीं चबाओगे तो जितना आपका यहाँ पर हो पा रहा है फाइन पीसेस, उतना फाइन पीसेस आपका स्टमक में जा करके होगा, और उतना फाइन पीसेस स्टमक में जा करके होगा तो फिर स्टमक को तो और करना है ना उसको, तो मतलब आपको फाइन पेस्ट में नहीं होगा तो ये डिओडेनम में जाएगा कैसे, डिओडेनम तो इतना छोटा सा है, तो इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा स्टमक को उसको ग्राइंड करने में, और उसके चक्कर में क्या होगा, खाना सड़ जाएगा वहीं का वहीं। ठीक है, उससे आपको हो जाएगा प्रॉब्लम, बहुत तरह का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जो कि बीमारी का घर है एक्चुअली। तो इसीलिए आपको खाना प्रॉपर च्यू करके खाना चाहिए, उससे क्या होता है, स्टमक को आसानी होता है ग्राइंड करने में, जल्दी खाना आपका डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो स्टमक जो हुआ, स्टमक में जाकर के खाना चला गया, यहाँ पर ग्राइंडिंग वाला एक्टिविटी हुआ। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो एंजाइम्स यहाँ पर काम करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या काम करते हैं, हम लोग एक एक करके बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो स्टमक में खाना पीना आ गया, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स ने काम किया, आगे चला जाएगा डिओडेनम में कुछ देर रह करके। जब स्टमक काफ़ी फाइन पीसेस में उसको कर देगा तो आपका डिओडेनम में खाना चला जाएगा, पास हो जाएगा। तो जब डिओडेनम में जाएगा तो डिओडेनम से जाते वक्त यहाँ पर लीवर का सिक्रेशन और यहाँ पर पैनक्रियास का सिक्रेशन लेते हुए जाता है। ठीक है, अब लीवर जो है, लीवर के बारे में एक ख़ास चीज़ है कि लीवर आपका बेसिकली एक ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल का एग्जैक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन सिंस एलिमेंट्री कैनाल में इसका सिक्रेशन का काफ़ी रोल है, इसीलिए हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। सेम पैनक्रियास भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका भी अलग जगह रोल है, ये एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूडेड नहीं होता है, बट सिंस एलिमेंट्री कैनाल में इसका एंजाइम्स का काफ़ी रोल है, इसलिए हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों से सिक्रेशन लिया। अच्छा, लीवर के बारे में एक और चीज़, लीवर जो होता है ये बनाता है बाइल। ठीक है, लीवर का जो मेन सिक्रेशन है वो है बाइल, हम लोग कहते हैं। और ये जो बाइल है ना, ये बाई प्रोडक्ट है। किसका बाई प्रोडक्ट है, जो हम लोग का सेल जब मरता है ना उसका बाई प्रोडक्ट, उसके साथ मतलब उसका कुछ जो पार्ट्स जो यूज़ कहीं नहीं हो पाता है वो आपका बाइल बन जाता है। और सिंस ये जो टूटने वाला सेल के टूटने का काम कंटिन्यूअस चल रहा है, इसीलिए ये बाइल हमेशा ही बन रहा है। और अब हर टाइम पे बन रहा है तो इसको कहीं जमा करना पड़ेगा, तो इसको जमा कौन करता है, इसको जमा करता है ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, मतलब बाइल बना इसमें लीवर में, और लीवर से जा कर के जमा हो गया गॉल ब्लैडर में। अब जब खाना यहाँ पहुँचेगा तब गॉल ब्लैडर सिक्रेशन भेजेगा, लीवर एग्जैक्टली नहीं भेज रहा है, यहाँ जो गॉल ब्लैडर में जो जमा है वही वाला सिक्रेशन चला जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से सिक्रेशन ले लिया, पैनक्रियास से सिक्रेशन ले लिया, और ये डिओडेनम का जो पार्ट है इसका खुद का भी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मस्कुलर पार्ट है, जो आपका लेयर्स है, उसके अंदर भी ग्लैंडुलर पार्ट्स होता है, तो वो भी कुछ अपना एंजाइम सिक्रीट करता है, और एंजाइम सिक्रीट करके अपना ही खेती है, अपना ही एरिया है, उसी में डाल दिया। मतलब डिओडेनम के अंदर आपका 3 जगह का सिक्रेशन पहुंचा। कहाँ कौन सा,
एक तो गॉल ब्लैडर का, दूसरा पैनक्रियास का, ठीक है, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का। तो ये तीनों सेक्रेशन मिलकर के आपस में अच्छे से खाना पीना को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करते करते आपका जेजुनम तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद स्टार्ट होता है उसमें एब्जॉर्प्शन का काम। एब्जॉर्प्शन करने के बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है 90% एब्जॉर्प्शन आपका यहीं पर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद पहुँचेगा खाना आपका घूमते घूमते लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का और पानी का सेक्रेशन मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी जब आपका खाना पहुंचेगा तो वहाँ से वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो कि जिसका ज़रूरत है बॉडी को, वो बॉडी वापस ले लेगा, और बाकी उसके बाद फिर घूमते 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 पहुँच जाएगा रेक्टम तक, और यहाँ पर एनस से फिर वो इजेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ है आपको जानने के लिए, क्या कि स्टमक में जब ग्राइंड हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब पीसते 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 इसमें डिओडेनम में गलती से चला जाएगा खाना, जा सकता है ना, जा ही सकता है। ऐसा जब भी कुछ पीसता है, जब चक्की पीसता है, चक्की में अगर आपका कहीं पर ये होल हो तो वहाँ तो जा कर के सारा गेहूँ अटक जाएगा ना, तो फिर पिसाएगा कैसे। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको बंद करना होता है उस होल को। तो यहाँ पर जो स्टमक का जो यहाँ ये पॉइंट है जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, इसको भी तो बंद करना पड़ेगा, तब तो स्टमक प्रॉपर्ली ग्राइंड कर पाएगा, है ना। तो इसको बंद करने के लिए एक वाल्व होता है, एक मस्कुलर वाल्व होता है, ठीक है। उस मस्कुलर वाल्व को हम लोग प्यार से कहते हैं स्फिंक्टर, ठीक है। तो स्टमक प्रॉपर्ली ग्राइंड कर पाए इसके लिए इस होल को बंद किया जाता है, और उसको बंद करके पकड़ के रखने का काम करता है ये स्फिंक्टर, ठीक है। तो जब यहाँ पर प्रॉपर ग्राइंडिंग हो जाएगा एकदम बढ़िया से, तब जाकर के ये स्फिंक्टर खुलेगा, और तब जाकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करेगा। उसी तरह से आप देखो, आप तो हमेशा मतलब इजेस्ट करने के लिए नहीं जाते हो ना। एक टाइम आता है जब आपको फील होता है कि नहीं अब करना है, तो उस टाइम पर आप जाते हो। तो तब तक होल्ड करके रखने के लिए जो भी यहाँ पे डाइजेस्टिव वेस्ट आ रहा है, इसको होल्ड करके रखने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए, बंद करके रखने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। तो वही यहाँ पर भी एक उसी तरह का स्फिंक्टर होता है, ठीक है। एनल स्फिंक्टर कहते हैं इसको। यही स्फिंक्टर होता है, वो एक मस्कुलर वाल्व है जो उसको पकड़ के रख रहा है, ठीक है, ताकि कुछ लीक ना हो। तो उसके लिए एनल स्फिंक्टर होता है आपका यहाँ पर एनस में, ठीक है। स्टमक में क्यों, स्टमक में भी है, स्टमक में क्यों है, ताकि खाना प्रॉपरली ग्राइंड हो सके। और यहाँ पर क्यों है, सो दैट आपका डाइजेस्टिव वेस्ट अननेसेसरी मतलब जब अनवांटेड टाइम पे रिमूव ना हो, ठीक है। सो इसलिए स्फिंक्टर का काम आता है, स्फिंक्टर उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम होता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि डाइजेशन कहाँ पर कैसे किसका क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग जो खाते हैं उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट्स, ठीक है। बेसिकली यही 3 चीज़ है आपके खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का खाना डाइजेशन जो है वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है और चलता है कहाँ तक, जहाँ तक डाइजेशन चलेगा, यानी कि डिओडेनम तक। मिलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब करता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स। जब हम ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स का बात कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। सो ग्लूकोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स ही कार्बोहाइड्रेट का वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का भी बहुत तरह से टूटता है प्रोटीन, और टूट करके जिस फॉर्म में बॉडी ले पाता है वो है अमीनो एसिड्स, ठीक है। जब तक बॉडी को अमीनो एसिड्स नहीं मिलेगा ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फैट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो ये मिलता है
फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल के फॉर्म में, ठीक है। फिर फैटी एसिड्स ही हम ले रहे हैं, ओके। सो ये वो पार्ट है, ये वो तरीका है जिसके फॉर्म में हम ले पा रहे हैं, मतलब अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, बॉडी के हर एक सेल तक अगर पहुंच पा रहा है तो इसी फॉर्म में पहुंच पा रहा है, ठीक है। फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। बट हम लोग जो खा रहे हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने का जो प्रोसेस है वही आपका बेसिकली डाइजेशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाने का जो प्रोसेस है यही डाइजेशन है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे आ रहा है, वो पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म हम लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो वो है स्टार्च। हम लोग स्टार्च बेसिकली खा रहे होते हैं जब हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है। तो सबसे पहला जो आपका खाना का डाइजेशन जो शुरू होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एज सुन एज आपने खाना खाया उसमें सलाइवा का कोटिंग हुआ, डाइजेशन शुरू, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, सलाइवा कर रहा है माउथ में, ठीक है। और सलाइवा ही क्यों कर रहा है, क्योंकि सलाइवा के पास एक स्पेशल एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवा के पास है सलाइवरी अमाइलेज, इसका दो काम है। पहला तो पानी मतलब अपना सलाइवा मतलब वो जो उसका लिक्विड फॉर्म है उससे खाना को स्मूथ बना देना। दूसरा चीज़ है ये सलाइवरी अमाइलेज जो है, इसमें ये क्या करता है कि जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है या फिर आप सिंपली हम कह रहे हैं स्टार्च है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। किन टुकड़ों में तोड़ता है, ये आपके सैकेराइड्स, ठीक है। सैकेराइड्स, सैकेराइड्स बोलने से मतलब ग्लूकोज का कुछ मतलब जैसे पहले 50 का चेन था तो 50 का चेन को 10 के टुकड़े में तोड़ दिया, तो इस तरह से तोड़ता है, ठीक है। तो स्टार्च चेंज हो गया सैकेराइड्स में, ठीक है। कौन किया ये काम, ये किया आपका सलाइवरी अमाइलेज जो कि आपका सलाइवा में होता है। सलाइवा निकलता कहाँ से है, तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड हमने बात किया था कि माउथ में ही होता है, ठीक है। माउथ में कुछ पोर्शन होता है जैसे कि आपका ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपका होता है सलाइवरी ग्लैंड, कुछ यहाँ पर भी होता है, तो है कुछ एरियाज है जहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और वही ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं जिसमें सलाइवरी अमाइलेज है जो स्टार्च को सैकेराइड्स के फॉर्म में चेंज कर रहा है। ये है आपका माउथ में। तो माउथ में आपका बेसिकली किसका डाइजेशन होता है, तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। उसके बाद खाना चला गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस में तो वो पहुंचा देगा जाकर के स्टमक में। स्टमक में ग्रिंडिंग होगा। ग्रिंडिंग के साथ और क्या होगा, तो स्टमक में भी आपका कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना अपना सिक्रेशन देते हैं। क्या क्या सिक्रेशन देते हैं, तो आगे हम लोग उस पर बात करते हैं। तो दूसरा आपका साइट है डाइजेशन का स्टमक, ठीक है। स्टमक में हम लोग इसको कहते हैं प्यार से गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का 3 सिक्रेशन है, ठीक है। पहला है HCl, वही वाला HCl है क्या जो एसिड होता है, हाँ वही वाला एसिड है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब तो हमारा पेट तो अब तक स्वाहा हो जाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ HCl रहेगा वहाँ कुछ थोड़ी दिखेगा। HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ है तो, लेकिन HCl का डाइल्यूटेड पार्ट, ठीक है, अगर HCl काफ़ी हद तक डाइल्यूटेड हो तो उतना डेंजरस नहीं होता है। तो हाँ ठीक है थोड़ा डाइल्यूटेड है, लेकिन थोड़ा डाइल्यूटेड होते भी तो हम लोग रोज़ खा रहे हैं और एक बार में तो 3-3, 4-4 टाइम्स खा रहे हैं, तो उसका मतलब कि इतना बार एसिड लगते तो स्टमक हमारा बूढ़े होते होते स्वाहा हो जाएगा। बूढ़े क्या मतलब 50 साल तक भी चल गया तो बहुत ज़्यादा चल गया।
तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। बेसिकली एसिड से तो प्रोटेक्शन चाहिए ही ना, कितना भी वीक है अगर ऐसे ही रहेगा तब तो वो असर करेगा आपका स्टमक वॉल्स पे, धीरे धीरे स्टमक वॉल्स को खा जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो HCl के एक्शन से आपका स्टमक को बचा रहा है? तो वो है आपका म्यूकस। ठीक है, HCl के साथ साथ म्यूकस भी सिक्रीट होता है। म्यूकस आपका वैसे ही है जैसा आपका सलाइवा है, तो सलाइवा एक एक्स्ट्रा लेयर जैसे दे रहा है खाना को कि स्मूथ हो जाए, उसी तरह से म्यूकस क्या कर रहा है, वॉल्स के बीच में और एसिड के बीच में एक अब खुद ही वो एक अपना दीवार क्रिएट कर रहा है। तो एसिड जितना देर में अपना सिक्रेशन देगा, अपना असर दिखाएगा, तो उतना देर में म्यूकस ख़त्म होगा, उसके बाद जा कर के आपके वॉल्स को लगेगा, तो आपका स्टमक का जो लेयर्स है वो तो सेफ हो गया। तो ऐसे म्यूकस आपका प्रोटेक्ट करता है HCl के एक्शन से। ठीक है, समझ आया? अब कुछ लोगों को होता है एसिडिटी। क्यों होता है? क्योंकि उनके स्टमक में प्रॉपरली म्यूकस सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाएगा तो उनका स्टमक का वॉल्स को डैमेज होगा। उससे क्या होगा, स्टमक का वॉल्स आपका लहरने लगता है, तो वही वाला फीलिंग आता है एसिडिटी वाला। ठीक है, तो अगर प्रॉपर म्यूकस सिक्रेशन नहीं होगा तो एसिडिटी का इशू होगा। तो ये रहा HCl का सीन, ये रहा म्यूकस का सीन। अब दूसरा, ठीक है, दूसरा इसके बीच में भी है, उसको हम कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता है, ये आपका पैसिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। मतलब पेप्सिन अगर अपना काम दिखा पाएगा तो एक ही कंडीशन पे, एक ही शर्त पे दिखा पाएगा अपना काम, अगर उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तो। ठीक है, अगर उसको कम pH मिला, कम pH मतलब एसिडिक मीडियम, तो अगर उसको प्रॉपर एसिडिक मीडियम मिलेगा तब पेप्सिन अपना असर दिखा पाएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसका असर है क्या। तो ये असर करता है प्रोटीन्स पे। ठीक है, प्रोटीन्स पे अपना असर दिखाता है। क्या करता है, इन प्रोटीन्स को ये तोड़ करके पेप्टोन्स बना देता है। अब वही वाला एग्जांपल है, 50 को तोड़ करके 20 मतलब 100 को तोड़ के 20 का ग्रुप बना दिया तो वो पेप्टोन्स है। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है ये पेप्टोन्स में टूट रहा है इस पेप्सिन से, और इस पेप्सिन को काम करने के लिए HCl चाहिए होता है, इसीलिए HCl सिक्रीट होता है। ठीक है, समझ में आया? अगर HCl किसी टाइम ऐसा हुआ कि पेट HCl सिक्रीट नहीं किया तो क्या होगा, पेप्सिन अगर सिक्रीट हुआ भी तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। उसका शर्त ही यही है कि हम तभी काम करेंगे जब मेरे साथ HCl मिलेगा, मतलब एसिडिक मीडियम मिलेगा। ठीक है, तभी वो पेप्सिन अपना काम दिखा पाएगा। तो पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, और म्यूकस इस HCl से हमारे स्टमक को बचा करके रखता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ रह गया, ये तीनों को तो ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये तीनों सिक्रीट कर रहा है, इन तीनों को हम लोग कहेंगे क्या, HCl, पेप्सिन और म्यूकस ये कहेंगे? नहीं, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इनको हम तीनों को एक साथ मिला के हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये तीनों सिक्रीट होगा। ठीक है, ये तीनों तो सिक्रीट होगा एडल्ट्स में। बच्चों में एक चीज़ और सिक्रीट होता है। ठीक है, बच्चों में सिक्रीट होता है रेनिन, RENNIN, रेनिन। ये क्या काम करता है, ये भी आपका प्रोटीन पे ही काम करता है, लेकिन ये स्पेशल प्रोटीन है, ये सिर्फ मिल्क प्रोटीन पे काम करेगा। मिल्क प्रोटीन को और छोटा छोटा मतलब लैक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, तो रेनिन मिल्क प्रोटीन को तोड़ने के लिए होता है, सिर्फ बच्चों में होता है। बच्चों में मतलब इन्फेंट्स में, जो नए नए बॉर्न बेबी होते हैं ना, जो दूध पीते हैं, तो उनमें होता है। फिर धीरे धीरे कम होते होते आपका एक सर्टेन एज के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उससे अपना सिक्रीशन अपना देना बंद कर देगा। फिर आपका यही 3 बच जाएगा गैस्ट्रिक जूस के नाम पर, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था स्टमक का सीन जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है और जो गैस्ट्रिक जूस दे रहा है, ये सारा काम ये सारा सिक्रीशन दे रहा है और उसका अपना काम है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसके आगे स्टमक से जब आगे पहुंचेगा, डिओडेनम में पहुंचेगा, तो क्या क्या होगा उस पर बात करते हैं।
ठीक है। तो तीसरा साइट है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर का जो जूस निकल रहा है वो, तो लीवर से क्या निकल रहा है हमारा, निकल रहा है बाइल जूस, ठीक है। लीवर से निकल रहा है बाइल जूस, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइल होता है, मतलब बाइल हम लोग उसको प्यार से बोलते हैं, बाइल जूस हो गया उसका पूरा नाम। लेकिन इसमें कुछ रहता है, क्या रहता है, तो दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन कहते हैं इसको, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। एक पिगमेंट है और एक का आपका काम जो करने वाला है बेसिकली वो है, ठीक है। और ये जो बाइल जूस है इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है मतलब कि ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर, अच्छा बेसिक नेचर और अल्कलाइन नेचर में क्या अंतर है आपको पता है? हम बता देते हैं। बेसिक नेचर तब है जब वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, और जैसे ही वो पानी में डिज़ोल्वेबल हो जा रहा है, कोई बेस ऐसा है जो कि पानी में भी डिज़ोल्व हो रहा है, तो उसको हम अल्कलाइन कहते हैं। तो जो बाइल है ये आपका बेसिक नेचर का है, तो है ही, क्योंकि बेसिक तो मतलब पीएच तो 7 से ज़्यादा है ही, लेकिन ये अल्कलाइन नेचर का हम कहते हैं क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो ये है अल्कलाइन नेचर का। ठीक है, अल्कलाइन नेचर का है। क्या काम किस पे करता है बाइल जूस? ये बाइल जूस किस पे काम करता है? तो बाइल जूस सबका करता है फैट्स पे काम, ठीक है। क्या करता है फैट्स को? तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। क्या? आप क्या करो, आप पानी लो, पानी के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दो, क्या होगा अभी नोटिस किया है? ठीक है, इस तरह से हम, चलो इस तरह से नहीं, आज हम लोग इस तरह से बनाते हैं, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ये है और है मतलब दिख रहा है, ठीक है कंटेनर। अब कंटेनर में ऐसे से पानी है, तो जैसे ही आप तेल डालोगे ना, तेल एक जगह पर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, एक स्टिक डालो और इसको ज़ोर से ऐसे करके पूरा एकदम शेक कर दो, एकदम पूरा हिला दो। हिलाते ही क्या होता है, ये छोटा 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 इस तरह से छोटा छोटा तेल ड्रॉपलेट्स में आ जाता है और ये फिर इस तरह से बहने लगता है। होता है ये चीज़, कभी आप ट्राई करके देखना, ऐसा ही होता है, ठीक है। कभी कढ़ाई में पानी रह गया, उसी में तेल डाल के देखना, देखो क्या क्या होता है। तो इस तरह से होता है, जब आप हिलाओगे तो ऐसे छोटे 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 टुकड़े में बढ़ जाएगा, ठीक है। यही वाला काम, मतलब फैट जो है, फैट एक साथ इकट्ठा होकर के रहता है, इतना बड़ा होकर के रहता है, ठीक है। ये बाइल जो है, ये बाइल क्या करता है, इसको आकर के इसको डिस्टर्ब करता है, इसको डिस्टर्ब करके ऐसा छोटा 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 टुकड़ा में बांट देता है, ठीक है। तो ये जो काम है ये है बाइल का, समझ आया? यानी कि फैट को ये छोटा छोटा फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। ये है आपका फैट एक साथ इकट्ठा और इसको तोड़ देता है ये फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। ये काम हुआ आपका बाइल जूस का। अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज क्या करता है? सो हमने बात किया लीवर का, अब आता है हमारा पैनक्रियाज महाराज, ठीक है, पैनक्रियाज। और फिफ्थ में हमारा प्यारा इंटेस्टाइन, ठीक है। अब पैनक्रियाज क्या देता है? पैनक्रियाज हमारा दिया पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। और इंटेस्टाइन क्या दिया? इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। सो पैनक्रियाज से आया पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइन से आया इंटेस्टिनल जूस। क्या क्या होता है इनमें? इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम्स का नाम आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि जो लास्ट काम, फाइनल काम, जो भी फाइनल टच होगा वो यही देगा, ठीक है। मतलब तीनों का डाइजेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट्स का,
प्रोटीन्स का, फैट्स का, तीनों का आपका फाइनल काम जो होगा वो इंटेस्टिनल जूस ही करेगा। पैनक्रियाज में क्या होता है? पैनक्रियाज में सिर्फ होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का, प्रोटीन का यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का होता है काम, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एंजाइम चाहिए, इसका एंजाइम का नाम आपको याद रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए है हमारे पास ट्रिप्सिन, ठीक है, और फैट्स के लिए है हमारे पास लाइपेज, ठीक है। पैनक्रियास सेक्रेट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स डाइजेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस के पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों का फाइनल डाइजेशन करने का एंजाइम्स उसी के पास है, इंटेस्टिनल जूस के पास है। लेकिन ये दोनों का ही एक शर्त है, एक ही शर्त है, कॉमन शर्त है। क्या शर्त है? कि इनको चाहिए अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम, ये बाइल जो देगा अल्कलाइन मीडियम, यही इन दोनों को ही चाहिए होता है। तो उधर तो था एसिडिक मीडियम, स्टमक से जब निकला तब खाना तो एसिडिक हो रखा था। अब जैसे ही आया बाइल मिला, बाइल के मिलते ही वो उसका एसिड तो न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट्स बन गया, और मतलब अल्कलाइन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, मतलब कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो उसके कारण क्या होता है वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। तो अल्कलाइन नेचर, और उसी अल्कलाइन नेचर के कारण पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस दोनों काम कर पाता है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आके रखा है, तो हम लोग बात करते हैं पैनक्रियास के पास, मतलब पैनक्रियाटिक जूस। तो वहाँ हमने देखा था कि हमने जब खाना खाया था तो जो स्टार्च था, स्टार्च टूटा था, किस चीज़ में टूटा था? स्टार्च टूटा था सैकेराइड्स में, ठीक है। अब जो स्टार्च, पूरा स्टार्च तो वहाँ नहीं टूट पाता है, तो जो बचा खुचा है वो काम यहाँ पर होता है। तो ट्रिप्सिन भी वही काम करता है, आपका स्टार्च को तोड़ करके सैकेराइड्स बनाता है, और छोटा सैकेराइड्स बनाता है, मतलब उस वहाँ पर जितना छोटा सैकेराइड्स बना था उससे भी छोटा सैकेराइड्स, मतलब मैंने बोला था 50 से 10 पे आ गया, अब 10 से यहाँ पर 5 पे आ जाएगा, ठीक है। 5 भी ज़्यादा बोल दिया, 2 करके तोड़ देगा, ठीक है। तो स्टार्च में क्या होता है कि छोटा छोटा सैकेराइड्स में तोड़ देता है स्टार्च को, कौन? ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज क्या करता है? फ्लैट ग्लोब्यूल्स था ना वहाँ पर, बाइल के पास फैट ग्लोब्यूल्स बचा था, तो ये फैट ग्लोब्यूल्स को ये तोड़ करके बना देता है ग्लिसराइड्स, ठीक है। स्टार्च को तोड़ करके बना दिया सैकेराइड्स, फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ करके बना दिया ग्लिसराइड्स। अब ये जो है ये पहुंचेगा इंटेस्टिनल जूस को लेने के लिए। तो इंटेस्टिनल जूस क्या करेगा? अभी तो सिर्फ यही नहीं है, पेप्टोन्स भी तो है ना, पेप्टोन्स, तो वो क्या करेगा? पेप्टोन से सिर्फ नहीं होता, पेप्टोन और पेप्टाइड्स दोनों में टूटता है वहाँ पर, ठीक है। तो इंटेस्टिनल जूस क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट सेल, ये तो अभी सैकेराइड्स बना पड़ा है ना, सैकेराइड्स बन गया है, तो इस सैकेराइड्स को तोड़ करके ये बना देता है ग्लूकोज में, यानी कि एक टुकड़ा में तोड़ दिया, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में था, तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स दोनों को ये तोड़ करके बना देता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और फैट्स का क्या अभी बन हो रखा है? फैट्स अभी ग्लिसराइड्स बन चुका है, तो ये ग्लिसराइड्स को तोड़ करके बना देता है फैटी एसिड, और जो मैंने कहा था ग्लिसरॉल, उसमें तोड़ देता है, ठीक है। तो ये है सारा एंजाइम्स का फंक्शन। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, प्रोटीन और फैट से, और अभी हमें मिल गया है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फाइनल काम कौन करेगा? ये इंटेस्टिनल जूस कहाँ आएगा जा करके? डियोडेनम में ये रिसीव होगा, ठीक है। तो आपने बात किया सारा एंजाइम्स पे, डाइजेशन हो गया सारा का सारा।
अभी क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन आपका जो है इसका साइज़ वैरी करता है। साइज़ वैरी करता है बोलने से क्या मतलब है मेरा, मतलब ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये इस चीज़ मतलब कितना लंबा होगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कितना खाना एब्जॉर्ब करना है, पहला चीज़। दूसरा कि कितना खाना को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, जो भी वो तोड़ रहा है उसको कितना ज़्यादा तोड़ना पड़ रहा है पैनक्रिया इंटेस्टाइन को, उस हिसाब से इंटेस्टाइन बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, तो जैसे कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स जो खा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा तोड़ने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो कार्निवोर्स का है इंटेस्टाइन छोटा होता है। ठीक है, वहीं हर्बीवोर जो है वो उसके कंपैरिजन में मतलब कार्निवोर से कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं वो, सेल्यूलोज खा रहे हैं, है ना। जो घास खाने वाले हैं वो तो सेल्यूलोज खा रहे हैं, और सेल्यूलोज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्टार्च से तो कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको तोड़ने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है और उसके लिए हर्बीवोर्स का बड़ा होता है। वहीं ओमनीवोर्स और फ्रूगीवोर्स जो है उनका कंपैरेटिवली मतलब मीडियम साइज़ का, मतलब हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मीडियम साइज़ का स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, समझ आया। अब हम लोग डाइजेशन का बात हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ओके, तो अब तक हमारा खाना पहुंचा है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में है। इंटेस्टाइन का आधा पार्ट तक ही पहुंचा है जहाँ तक डाइजेशन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन शुरू होता है कहाँ से, जेजुनम के एंड पार्ट से, ये में बेसिकली मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन जहाँ से शुरू होता है वहाँ का जो इंटेस्टाइन का अंदर का स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, तो अभी तक जहाँ इंटेस्टाइन ऐसा था, मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, अगर इंटेस्टाइन का मैस से काट दिए हैं, मतलब ऐसे कॉइल है ना, बीच ऐसे पोर्शन एक काट दिए हैं और उसको ऐसे पाइप के जैसा ऐसे घुमा करके ऐसे देख रहे हैं, तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, बट अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन तो ऐसा दिखेगा, देखो दिख रहा है, कहाँ ये ऐसा वाला और कहाँ ये ऐसा वाला, मतलब बड़ा हो गया है वो कन्वल्शंस करने के चक्कर में, पर होता है इसी साइज़ का और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से ब्रश बॉर्डर टाइप का अपीयरेंस होता है। ब्रश बॉर्डर बोलने का मतलब ये जो चीज़ निकला हुआ ना इसको हम लोग कहते हैं विली। ठीक है, और अब अगर आप इस विली को जूम करोगे ना तो विली भी ऐसा होता है, देखो और इमेजिन करो इसी तरह से आपका सारा तरफ से है। ठीक है, चारों तरफ से इसी तरह का है, इस तरह का। तो इसको सिंस इस तरह का जो अपीयरेंस होता है ना, मतलब विली के ऊपर विली है, विली के ऊपर विली बना हुआ है, देखो ये बेसिकली आपका विली ये है। ठीक है, और इसमें देखो इस तरह से छोटा छोटा से विली बना हुआ है हर तरफ से। ठीक है, तो इसके कारण वो वाला कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर आता है और इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविली। अच्छा, बहुत विली हो गया। इस विली का काम क्या है, तो विली क्या कर रहा है, देखो ये वाला अगर इसका आप सरकमफेरेंस निकालो, मतलब पेरीमीटर निकालो, तो बहुत कम पेरीमीटर आएगा। इसका पेरीमीटर निकालो तो बहुत ज़्यादा आएगा, और उस हिसाब से अगर इसका पूरा सर्कल बना करके इसका पेरीमीटर निकालो तो और ज़्यादा आएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, राइट। सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं, जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह से खाना लेकर के जाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ जितना पॉइंट्स है इस सर्कल पे उतने ही जगह से खाना लिया जा सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से ऐसे मतलब कितना ज़्यादा बढ़ गया है आपका खाना लेने का जगह। उसी तरह से माइक्रोविली के केस में तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए इस तरह का अपीयरेंस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब होगा कहाँ, एब्जॉर्ब होने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर आता है आपका ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये जो विली है, ये विली बहुत इंटेंसली
कवर्ड होता है ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का बात करें, कैपिलरीज का वो बताया था ना डिफ्यूजन बाउंड्री होता है, तो डिफ्यूजन बाउंड्री आसानी होता है खाना को एब्जॉर्ब करने में, है ना, डिफ्यूजन से खाना अंदर चला गया, तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड कैपिलरीज का फ्लो रहता है। इससे क्या होगा कि खाना पूरा ब्लड में आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो विली क्या कर रहा है, खाना एब्जॉर्ब करवा रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ा करके और ब्लड कैपिलरीज है इसमें, तो खाना प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो पा रहा है। ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट में, इलियम वाला पार्ट में, जहाँ पर खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये तो था विली का एब्जॉर्प्शन वाला। अब इससे एक चीज़ आपको क्वेश्चन शायद उठ सकता है, या नहीं भी उठ रहा तो हम उठा देते हैं कि यहाँ पर जब ब्लड कैपिलरीज है तो सारा ब्लड कैपिलरीज तो यहीं पे घुस गया है, तो बाकी बॉडी क्या करेगा। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पर होना ना मतलब डिपेंड करता है, ऐसे नॉर्मली हो रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कम रहता है थोड़ा क्वांटिटी में। जब हम लोग खाना खा लेते हैं एकदम भर पेट, खाना का जब एब्जॉर्प्शन चल रहा होता है, तब क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर जाता है। इसीलिए खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद हमें नींद आने लगती है ना। नींद क्यों आ रही है, क्योंकि जब खाना वहाँ तक पहुँच गया एब्जॉर्ब होने के लिए, तब सारा कैपिलरीज यहाँ चला गया है, तो बाकी जगह पर थोड़ा सा कमी पड़ गया है, इसलिए बाकी बॉडी लेथार्जिक हो जाता है, मस्त हम लोग पड़े हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि खाना जो डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए हमें लैक ऑफ एनर्जी फील होता है उस टाइम पर। समझ आया। अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया, जितना एब्जॉर्प्शन हो सकता है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन अपना सरफेस एरिया बड़ा करके सारा एब्जॉर्प्शन करवा लिया। अब जब सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एरिया ख़त्म हो गया तो चला जाएगा वो जो बचा खुचा खाना है वो चला जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बस कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाते हैं और कुछ वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन कुछ हद तक होता है, और ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना पानी है, उस हिसाब से पानी और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सेस वाटर का। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद खाना पहुंच गया आपका रेक्टम के पास जमा होगा। जब उसका रेक्टम भर जाएगा तब आपको वो फीलिंग आएगा, वो अर्ज आएगा इजेस्ट करने का। ठीक है, तो ये जो इजेशन वाला पार्ट है, ठीक है, कैसे होता है, वो जो आप पॉटी करते हो सुबह सुबह, वो आपका इजेशन है बेसिकली। ठीक है, कहाँ से होता है, एनस से होता है, एनल स्फिंक्टर के थ्रू कंट्रोल होता है। इसके बारे में हमने पहले बात किया है एलिमेंट्री कैनाल का वीडियो में। ठीक है, अब हमने एब्जॉर्प्शन का बात कर लिया, इजेशन का बात कर लिया, एसिमिलेशन तो छूट गया। एसिमिलेशन में क्या होता है, तो ये जो खाना जो एब्जॉर्ब हुआ ना ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ये तो अलग अलग सेल्स तक पहुंच गया। अब अलग अलग सेल्स क्या करेगा, अपना उसको खाने को तोड़ करके एनर्जी बनाएगा, तो वो वाला जो चीज़ है ना वो आता है एसिमिलेशन में। लेकिन सिर्फ एनर्जी ही नहीं मिलता है, इसके थ्रू कुछ रॉ मटेरियल्स भी मिलता है। बहुत सारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ग्लूकोज का भी अलग ही सेट ऑफ रिएक्शन चल रहा होता है, तो उन रिएक्शन से कुछ रॉ मटेरियल्स मिलना होता है अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडीज़ को। अमीनो एसिड जो मिला उसको कहीं ना कहीं काम पे लगाना है, जो ग्लिसरॉल मिला, फैटी एसिड्स मिला, उसको अलग अलग जगह पे काम पे लगाना है, तो वो काम होता है एसिमिलेशन का। ठीक है, तो ऐसे एसिमिलेशन बेसिकली साइमल्टेनियसली चल रहा होता है इजेशन के साथ। इजेशन हो जाने के बाद भी एसिमिलेशन आपका चलते रहता है। एसिमिलेशन बेसिकली आपका वो जो मेंटेनेंस वाला जो काम है ना, वो एसिमिलेशन वाला काम है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।